नमस्कार दोस्तों। देखिए, द्वितीय श्रेणी में अपने जो भी पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है उसका मैंने आपको बोला था कि वो सारा जो पाठ्यक्रम है वो मैं वापस करवाऊंगा जिसमें बदलाव हुआ है। उसमें एक अपने नया नाटक जोड़ा है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का। पहले इन्हीं का था, लहरों का राजहंस, उसकी जगह आषाढ़ का एक दिन। आप वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा, जिससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए, अपन ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए आषाढ़ का एक दिन का लेखक कौन है, उसकी सारी जानकारी अपन लेंगे। ये मूल पुस्तक है, उसकी अपन ने PDF के माध्यम से है वो अध्ययन करेंगे। इसमें कितने अंक हैं, इसमें कितने पात्र हैं, तो आप पेन से लेकर के नोट्स के रूप में लिखने का भी साथ साथ में प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि पात्र पूछ ले जाते हैं, जैसे अंबिका पात्र किस नाटक का है, तो एक ग्राम की वृद्धा है ये अंबिका, ये इस नाटक के पूरे पात्र हैं। मल्लिका है, वो पुत्री है किसकी, अंबिका की। कालिदास एक कवि है इस नाटक में। दंतुल एक राजपुरुष है, मातुल एक कवि मातुल है, और निक्षेप ग्राम पुरुष है, विलोम ग्राम पुरुष है, और रंगिणी ये नागरी है, और संगिनी ये भी नागरी है। अनुस्वार अधिकारी का नाम है, अनुनासिक एक अधिकारी होता है, और प्रियंग मंजरी राजकन्या ये कवि की क्या है, पत्नी है। कौन है, प्रियंगु मंजरी ये राजकन्या है। ये सारे पात्र हैं। आप लोग इन सभी पात्रों को क्या करोगे, नोट कर लो, एक पन्ने पे लिख लो या स्क्रीनशॉट लेके वैसे नोट्स बनाते रहो। स्क्रीनशॉट के चक्कर में आप मत रहना। इसमें देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि कितने अंक हैं। इसमें 3 अंक है, 1, 2 और 3। ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक हैं। अब आगे अपन चलते हैं। अब अंक 1 है अपने सामने, वहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ये पहला अंक काफ़ी बड़ा है, आप वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। किस प्रकार की पंक्ति, कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी चर्चा करेंगे। तो पहला अंक जो शुरू होता है, पर्दा उठने के पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द। जो पर्दा उठने के अंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे और धीमा पड़ कर के विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे वापस उठता है। साधारण प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मतलब होता है एक घर या फिर कक्ष या कमरे को बोल सकते हैं। साधारण प्रकोष्ठ है, दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरों के स्वास्तिक चिन्ह बने हुए हैं। स्वास्तिक जानते हो साथी। सामने का द्वार अंधेरी डोरी में खुलता है, उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक भी बने हुए हैं। इसमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे गए हैं। बाईं ओर का जो द्वार है दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है, यानी दूसरे कक्ष में, और द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना भी दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी के पोते गए हैं। ठीक है, द्वारों के जो किवाड़ हैं उन पे भी मिट्टी पोती गई है, और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख भी बनाए गए हैं। उनके चित्र पूछा जा सकता है कि गेरू और हल्दी के कमल और शंख किस पर बनाए गए हैं, तो ये किवाड़ों पर है। दाईं ओर बड़ा सा एक झरोखा भी है, जहाँ पर बीच बीच में बिजली कूंदती दिखाई देती है। कूंदने का मतलब चमकना। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे गए हैं। दूसरी ओर झरोखे में कुछ हट कर के 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे गए। कुंभ का मतलब मटका, घड़ा, जिन पर कालिख और काई जमी हुई है, मतलब वो काले हो गए। उन्हें कुसा से ढक करके ऊपर पत्थर रख दिए गए। कुसा एक घास होती है, उससे ढक करके। झरोखे से सटा एक लकड़ी का एक आसन है, जिस पर बाघ की छाल बिछी हुई है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि झरोखे से सटा हुआ लकड़ी का आसन था, उस पर क्या बिछा हुआ था, तो बाघ की छाल बिछी हुई है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चूल्हे के निकट 2 चौकियाँ भी रखी गई हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाजरा होता है ना, जिससे धान छान रही है, मतलब गेहूँ है उसको साफ कर रही है, धान पटक रही है।
एक बार झरोखी की ओर देख करके वह लंबी सांस लेती है, फिर वह क्या हो जाती है, व्यस्त हो जाती है, अपने काम में व्यस्त होती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका है, गीले वस्त्रों में कांपती हुई सिमट करके अंदर आती है। मल्लिका है, ये अंबिका की बेटी है, ध्यान रखना। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका अक्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। आषाढ़ का पहला दिन था। ऐसी वर्षा माँ जैसी साराधार वर्षा, साराधार का मतलब मूसलाधार वर्षा, दूर दूर तक की उत्पत्तिकाएँ होती है, पर्वतीय भूमि होती है ना, उसमें ढलान की जो जगह होती है उसको बोलते हैं। उत्पत्तिकाएँ भीगी गई हैं और मैं भी तो देखो न माँ कैसे भीग गई हूँ, अपनी माँ को वो बताती है। अंबिका उन पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डाल करके फिर क्या है, अपने काम में व्यस्त हो जाती है। जो काम करती है वो धान पटक रही है, छाजले में साफ कर रही है उसका। आगे देखिएगा, वो जाती है, अपना काम करती है, उसमें व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठ करके उनके कंधे पर सिर रख कर देती है। गई थी दक्षिण से उड़ करके आती बकुल पत्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हो। अपनी बेटी को वो अंबिका वो बोलती है। उसके केसों को चूम करके खड़ी होती है, हुई ठंड से सिरह जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ, मल्लिका वो पूछती है। इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी, जुड़ा का मतलब हो जाएगी जुड़ जाऊंगी, मतलब सर्दी लग जाएगी। तुम बोलती क्यों नहीं। अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसकी ओर देखती है, मल्लिका की ओर। आगे बोलती हैं, अंबिका सूखे वस्त्र अंदर तलब पर रखे हुए हैं एक जगह वहाँ पर। मल्लिका तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए, अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ द्वार के पास मुड़ करके अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं है, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है। चारों ओर धुआंरे मेघ गिर आए हैं। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडियों से नीचे की नीचे उतरती गई, और एक बार मेरा अंशुक भी हवा में उड़ गया। एक वस्तु होता है वो हवा में उड़ गया और फिर बूंदें पड़ने लगती हैं, बरसात होने लग जाती है। अंबिका से आंखें मिल जाती है, यानी दोनों माँ बेटियाँ बात कर रही हैं। वस्त्र बदल लूँ फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत ही अद्भुत अनुभव था, ऐसा मल्लिका अपनी माँ को बोलती है। अंदर चली जाती है। अंबिका उठ करके फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है, दूसरे घड़े में रख देती है साफ करके। दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है और अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई देती रहती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की तरह हल्का सा स्वप्न की तरह चित्र में मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूँ और आंखें मूंद लूँ। मेरा तो शरीर ही निचुड़ रहा है माँ, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओहो, शीत की चुभन के बाद में उष्णता का ये स्पर्श है, यानी मुझे सर्दी लग रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, अब मुझे मतलब सूखे वस्त्र पहनने के बाद में थोड़ी गर्मी आई है। गुनगुनाने लगती है, कुवल्ले दलिन लेरुस्त्रे ने गीले वस्त्र कहाँ डाल दूँ माँ। इस प्रकार का वो गाना एक गुनगुनाती है। फिर अपनी माँ से कहती है कि मैं ये गीले वस्त्र कहाँ रखूँ, यहीं रहने दूँ। फिर मृदु पवन विद्युतेर मंद मंद चलिभद्र अप्रितमेव चेस्तो यदेह सेन्द्रा चापे पथिक जन वधुना द्वियोगा कुलानाम बाहर आ जाती है। इस प्रकार का ये पूछा जा सकता है, ये संस्कृत का पद है वो, कि ये कौन गुनगुना रही है, तो ध्यान रखना ये मल्लिका गुनगुनाती है। माँ आज के अक्षर में मैं कभी नहीं भूल सकती सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार, यानी बहुत अच्छा सौंदर्य है वो मैंने देखा है। आगे देखिएगा, मैंने कभी नहीं इस प्रकार का अनुभव किया जैसे वह सौंदर्य स्पर्श होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी, तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता
क्यों किसी को अपने ही तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटने चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका जैसे देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। अंबिका ऐसे बोलती है कि तुम देख नहीं रही हो, मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका की माँ, मल्लिका काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती हो। अंबिका के पास आकर के बैठ जाती है। अंबिका चुपचाप धान पटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ है वो ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो, ऐसा मल्लिका है वो बोलती है। मल्लिका, क्या बात करूं? अंबिका कहती है, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो, भीग कर क्यों आई हो, या यूँ कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में पटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका कहती है, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर के दुकेली कब होती हूँ? अंबिका बोलती है कि मेरे साथ घर में दूसरा कौन होता है? और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते ही अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मल्लिका अपनी माँ को बोलती है, मैं तुम्हें काम में नहीं करने दूंगी। फिर से क्या करती है, छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुम्मो के पास रखाती है। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रह कर के तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है अपनी माँ के। अंबिका, मुझे बताओ इतनी गंभीर क्यों हो? मल्लिका अपनी माँ से पूछती है कि बताओ भाई इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका, दूध औटा दिया है, शर्करा उसमें लो और पी लो। शर्करा मतलब शक्कर। मल्लिका, नहीं तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर के थोड़ी देर तलब पर विश्राम कर लो, मुझे भी करने दो। मल्लिका, नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अब भी अपने बरसाती बूंदें के पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बातें नहीं करूँगी। अंबिका कुछ न कह करके आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटा करके पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका अक्षण भर चुपचाप उसी ओर देखती रहती है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? यानी अंबिका है वो रोने लगती है। तो मल्लिका उसे पूछती है कि तुम भाई रो क्यों रही हो, कारण तो बताओ। तो आगे देखिएगा। अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका। अंबिका कहती है, कोई बात नहीं है मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया नहीं जाता है। तुम्हें मेरी सौगंध है, अपनी कसम देती है अपनी माँ को। माँ, जो मुझे नहीं बताओगी तुम, कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम बताओ। दूर तक कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठ करके झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका अक्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी बराबर मतलब झरोखे पर जाकर के देखने लगती है, और टापों का शब्द है वो पास आकर के दूर ही चला जाता है, यानी दूर सुनाई नहीं देता बाद में। मल्लिका पूछती है अपनी माँ से, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका कहती है, संभवतः राज्य के एक कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं, कभी वर्षों में ये आकृतियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं, और जब भी ये दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना से आतंकित है तो कभी महामारी। तो ये बहुत ही अच्छा कथन है, परीक्षा उपयोगी कथन है, नोट कीजिएगा आप लोग कि ऐसा यहाँ प्रश्न ऐसे उठता है कि कभी वर्षों में आकृतियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। ये कथन किसका है? तो ये कथन अंबिका का है, समझ गए। अब अंबिका लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई तब भी मैंने ये आकृतियाँ यहाँ पर देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिरह जाती है, यानी डरने लगती है। मल्लिका, परंतु आज ये लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? मल्लिका पूछती है। अंबिका, न जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाँह पकड़ कर रोक लेती है। मल्लिका कहती है, माँ तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है अपनी बेटी को, और उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका, अग्निमित्र लौट आया है, छाछ उठा करके अपने स्थान पर चली जाती है, और मल्लिका वहीं पर खड़ी रहती है। मल्लिका,
लौट आया है। कहाँ से? अंबिका, जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? अब मल्लिका अपनी माँ से पूछती, तुमने कहाँ भेजा? तो होठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़ कर के अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुम्हें कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना है वो आ जाती है, मतलब थोड़ा गुस्से टाइप हो जाता है स्वर। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर भी उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? अंबिका धान को मुट्ठी में लेकर के जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। आगे देखिएगा, आगे अंबिका बोलती है, अंबिका, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच हो रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है, कि तुम्हारा जहाँ पर संबंध करना है उसके लिए वो मना कर रहे हैं, राजी नहीं है। मल्लिका, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है, तो किसी को उस पर आलोचना करने का भी अधिकार नहीं है। अंबिका, मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झुका करके अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही हूँ। अंबिका, तुमने कहो, मैं कह रही हूँ आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति, मेरा तुम पर कोई अधिकार है वो नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठ करके उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका होती है वो अपनी माँ के कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा लेती है। अपना हाथ उस पर टेका था वो कंधे पर, वो हटा देती है मल्लिका का। अंबिका, मैं जानती हूँ तुम पर अपना अधिकार नहीं है, किंतु इतना बुरा अपवाद मुझे नहीं सहा जाता, इतना बड़ा। मल्लिका बाहें घुटनों पर रख करके उन पर सिर टिका देती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात ही जानती हूँ, फिर भी मुझे अपवाद का अनुभव नहीं होता है कि कौन सा अपराध है। मैंने भगवान में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़े हैं। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है और अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती हैं। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर हैं। मल्लिका, माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और प्रवंचा है। भावना का वर्ण किया है, भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण जो होता है उसके जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्ण है। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर धान पटकने लग जाती है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। और मल्लिका, सच तो ये है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देख रही हो। आगे देखिएगा, अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मैं उसे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश व विवशता की रेखाएं हैं, एक साथ में खींच जाती है। मल्लिका बोलती है, माँ। अब अंबिका बोलती है, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन, यानी क्या मतलब है, परंतु मुझे इसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योडी की ओर से कालिदास का शब्द सुनाई देने लगता है। कालिदास आ जाते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है, अक्षर भर ड्योडी की ओर देखती रहती है, फिर अंदर की ओर चली जाती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म होता है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक हिरण शावक को बाहों में लिए, यानी हिरण के बच्चे को बाहों में लिए हुए उसको पुचकारता हुआ आता है। हिरण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है।
यानी उसके कोई ना कोई बाण लगाए। कालिदास हम जिएंगे, हिरण शावक जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर के इस प्राण नहीं देंगे, यानी इस प्रकार से हमें वो प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं, एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है, हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल आश्वासन और विश्राम करेंगे, हमारे अंगों का घृत का लेप होगा, कल हम फिर वनस्पति में घूमेंगे और कोमल ध्रुवा खाएंगे ना, यानी ऐसे हिरण से वो बात करता है कि कोमल कोमल दूब खाएंगे, हमारे एक बाण लगा है तो हम मर नहीं सकते, हम फिर जिएंगे। इस प्रकार से मल्लिका अपने को सहज करके द्वार की ओर जाती है। मल्लिका, ये आहत हिरण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया है? क्या दक्षिण की तरफ यहाँ भी, कि यानी दक्षिण भारत की तरफ यहाँ पर भी ऐसी स्थिति होती है? कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। जोरोक्य के पास जाकर के आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। कालिदास बताता है मल्लिका को। हिरण शावक को वक्ष से सटा करके थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु इससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन का मतलब बर्तन में ले आओ। हिरण के शावक के लिए मंगाता है कालिदास। मल्लिका, माँ ने दूध ओटा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे हुए बर्तनों के पास जाकर के मल्लिका वो देखने लगती है। अभी भी 2-3 राज्य कर्मचारी को हमने घोड़ों पर जाते हुए देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांस के बाद मुझे ये सब कुछ बहुत ही विचित्र लगा। मल्लिका है वो कालिदास को बताती है। दूध का बर्तन उठा करके दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है, ऐसा कालिदास को मल्लिका बोलती है। कालिदास हिरण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो जाएंगे या हो रहे हैं। न जाने इससे रुई जैसे कोमल शरीर पर किसने बाण छोड़ते बना, यानी कोमल शरीर इस पर किसने मारा है बाण से। ये है कुलांच बरता मेरी गोदी में आ गया, यानी कुलांच बनना मतलब उछलता कूदता। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सही स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास में खड़ी है कालिदास के पास। मल्लिका, सच माँ बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीख करने आती। माँ को अपवाद की बहुत ही चिंता है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और उसको बाहों में ले लो, मतलब हिरण शावक का उसको। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हिरण शावक को बाहों में लेकर के उसका मुँह है दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उससे और निकट ले आता है, दूध का बर्तन उसको। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल डोडी से आकर के द्वार के पास में रुक जाता है। ये दंतुल राजपुरुष है। अक्षण भर वह उसे देखता रहता है। कालिदास हिरण का मुँह है दूध से मिला देता है कि भाई ये बच्चा है वो दूध पी ले। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़ कर के उसके निकट आ जाता है। किसके? कालिदास के निकट आ जाता है। दंतुल दूध पिला करके उसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक करके उसे देखते हैं। मल्लिका हिरण शावक को लिए थोड़ी पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन है वो आसन पर है वो रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं, तुम्हारा एक अपरिचित के घर में आने का मतलब साहस कैसे हुआ, ऐसे उसे समझाता है कालिदास उस दंतुल को। दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है और फिर कालिदास की ओर देखता है। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी भी परिचय नहीं हुआ है, फिर भी मेरे बाण से आहत हिरण को उठा करके लाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यह है तो कह दो कि द्वार तक रक्त की बूंदों का जो चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों के घिरे दिन में मैं तुम्हें अनुसरण कर पाता कि मैं तुम्हें कैसे ढूंढ पाता। ये तो क्या है कि बाण लगा है हिरण को, इसलिए इसकी रक्त की बूंदें आई तो मैं उनको देखता देखता तुम्हारे पीछे आ गया। कालिदास, देख रहा हूँ
कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है अट्ठास से। दंतुल मैं तुम्हारी दृष्टि से प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा भी इस बात का परिचय दे रही है कि मैं यहाँ का निवासी है वो नहीं हूँ। कालिदास मैं तुम्हारी वेशभूषा को देख करके नहीं कह रहा हूँ। दंतुल तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देख करके जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती। दंतुल क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु हिरण शावक जिसके बाहों में लिए हैं मेरे बाण से वो आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। ऐसा दंतुल कहता है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा दोगी, ऐसा उससे प्रश्न करता है। कालिदास इस प्रदेश के हिरणों को आखेट नहीं होता है राजपुरुष, तुम बाहर के आए हुए हो। कालिदास इतना तो पर्याप्त है कि हम इसके लिए कुछ अपराधी न माने कि तुम इस प्रदेश के नहीं हो, इसलिए आपने इसको मारा है तो आप अपराधी नहीं हो। दंतुल तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युग अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हैं कि क्या अपराध होता है और क्या न्याय होता है। कालिदास शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति हैं जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल बोलता है, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी ये नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हिरण शावक मुझे दे दो। कालिदास ये हिरण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, मतलब पर्वतीय भूमि की। राजपुरुष और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम इसके सहजातीय हैं। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जा कर के तल्प पर या फिर किसी आस्तरण पर है। अंबिका सहसा अंदर से आती है। अब मल्लिका की माँ आ जाती है। अंबिका इस घर में तल्प और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका तुम देख रही हो माँ। अंबिका हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण जो भी हैं वो मनुष्य के सोने के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं होते, यानी सोने की कोई जगह है। कालिदास इसे मुझे दे दो। मल्लिका दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़ करके हिरण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है, मैं इसे घर ले जाऊंगा और द्वार की ओर चल देता है कालिदास। दंतुल और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते उसे देखता रहता है, यानी हिरण के शावक को कालिदास ले जाता है और दंतुल देखता रहता है। कालिदास ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना किसी और देखे डोडी की तरफ चला जाता है, बाहर निकल जाता है। दंतुल राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक है। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द है वो भी सुनाई देता है। कालिदास संभवतः। दंतुल फिर बोलता है संभवतः। तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न है वो अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं इसे हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था, वे कवि कालिदास है। मल्लिका हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कालिदास कवि है। मल्लिका पूछती है दंतुल से, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की जो राजसभा है उस सभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कालिदास को जानता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि कहाँ का कि राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को जानता है, तो उज्जैनी की राजसभा का। मल्लिका उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है, प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आश्चर्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी आए थे। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कालिदास से पहले कौन आए थे? आचार्य वररुचि, और यहीं पर आए थे। मल्लिका सुनकर के बहुत ही स्तब्धित हो जाती है कि एक साधारण से आदमी को राजसभा में बुलाया जा रहा है। फिर आगे देखिए, मल्लिका उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल मुझे खेद है, मैंने उनके साथ में अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए।
और दंतुला चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा उसे भी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठा करके कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है और उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे से पात्र में डाल करके शर्करा मिलाने लगती है। हाथ ऐसे तरह जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होठ दांतों से दबाए दौड़ करके उसके निकट आ जाती है। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा डाल करके तुम शर्करा मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और के आतिथ्य नहीं होना चाहिए। मल्लिका, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूँ। अब आगे दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। मल्लिका, तुम्हें इस दूध से नहला दूँ माँ? पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितने निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। अंबिका, दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूँ, मतलब जो सोने का वस्त्र होता है वो बिछावन। मैं जैसी निष्ठुर हूँ, मुझे रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो, मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो? अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। अब मल्लिका दूध का पात्र है उसके हाथ से लेकर के एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींच करके उसे बैठा देती है और स्वयं उसकी गोदी में लेट जाती है। मल्लिका, माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत ही काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है, मल्लिका उसे रोकती रहती है। मल्लिका, नहीं उठो, नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोदी से हट करके बैठ जाती है और उस व्यक्ति को उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ मेरी सोचने समझने की शक्ति है वो क्या हो गई है, जड़ हो गई है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंधों के उदारतापूर्वक नहीं सोच सकती? अंबिका, मेरी ये अवस्था बीत चुकी है, जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है, अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठ करके खड़ी हो जाती है। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका मुड़ करके पल भर में उसे देखती रहती है। अंबिका, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य ही दोष देखती हूँ। मल्लिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? यहाँ पर उनमें शब्द कालिदास के लिए आया। अंबिका, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी का मोह नहीं है। मल्लिका, इसीलिए कि वह मातुल की गौएं न हाँक करके बादलों में खोए रहता है, यानी मातुल की गाय वो नहीं हाँकता है। अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गायों से कोई प्रयोजन या कोई मतलब नहीं है, केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथों में पकड़ करके झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ, तुम आज संभल लो। तुम कहती हो तुम्हारा उसे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास में जाकर के बैठ जाती है। अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता है? मल्लिका, तुम उसके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ, तुम जानती हो उसका जीवन इन परिस्थितियों में कैसी विडंबना में बीत रहा है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है,
उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की जो कल्पना है वो कैसे की जा सकती है, ऐसा मल्लिका वो अपनी माँ को समझाती है अंबिका। और अब जब उसके जीवन का साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, मल्लिका कुछ क्षण चुप रह करके अपने पैरों को देखती रहती है। किसी संबंध के से बचाने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका, ये तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उनका जितना ही संबंध है, तुम एक उपादान हो और उसके आश्रय से वह अपने ही से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम पर क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका ये तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, तो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा। उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न पर समाधान कर देगी। फिर कह दो, यह मेरी नहीं, विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण वैसे ही चुपचाप बैठी रहती है। फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उसके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल, अंबिका, घर में हो कि नहीं हो? अंबिका और मल्लिका डोडी की ओर देखती हैं। मातुल क्या होता है, अस्त व्यस्त सा लगता है, अस्त व्यस्त स्थिति में वहाँ पर उनके सामने आता है। मातुल, हो, घर में ही हो? मैं सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ? आर्य मातुल, मैंने उसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने, यानी कुल का नाश करने वाला। मल्लिका, तुमने उन्हें तो सुना है, राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं कि वो उनको सम्मानित करना चाहते हैं। आगे मातुल, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका स्वप्न क्लास चुप हो जाती है। मातुल, 2 रथवा है और 4 अश्वरोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहना चाहता था अंबिका कि हमारे प्रतिपितामह एक दोहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भागिन्य की बात कर रहे हो? भागिन्य मतलब भांजा। मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ। अंबिका, तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारा वंश का सम्मान किया जा रहा है और वंशवतन कहते हैं, मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठ करके खड़ी हो जाती है। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ, यानी कृत का मतलब खरीदने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना से एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है और मल्लिका कुछ क्षण विस्मृत सी उनके पास में क्या होती है, खड़ी रहती है। मल्लिका, वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है, वरना कविता का मूल्य ही क्या होता है। मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उसके हृदय में ये सम्मान कहाँ छुपता है। अंबिका कुछ सोचती सी रहती है, अपने अंशुक को उंगलियों में मसलने लग जाती है। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल इसी तरह टहलता रहता है। मातुल, अवश्य जाएगा, वे लोग उसके अनुचर हैं और अभी प्रस्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए कि तुम्हारा भागिन्य लोकनीति में निष्णात है। मातुल सहसा वहाँ पर रुक जाता है।
फिर आगे देखिएगा, मातुल ये लोक नीति को मैं कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों एक ही अर्थ में है। मातुल की नज़रों में दोनों एक ही हैं। फिर टहलने लग जाता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है, और बदल गया तो बदल गया, फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं। एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया है। निक्षेप बाहर से आता है। निक्षेप, मातुल आप अभी तक यहीं पर हो, आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट करके न आऊँ तब तक आचार्य के पास में ही रहना। निक्षेप, परंतु ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूँ। मातुल, यह भी कहा था, किंतु ये भी तो कहा था कि ये कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निक्षेप, किंतु मातुल। मातुल कहता है, किंतु क्या? मातुल, मूर्ख है। बताओ, तुम इसे मूर्ख समझते हो? निक्षेप, नहीं मातुल। फिर मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आश्चर्य में कहा। निक्षेप, उन्होंने कहा कि वे आपके साथ इसी सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल ने मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती हैं। जिस प्रदेश में कालिदास की कविताओं को जन्म दिया है, मातुल के मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखाओं में बदल जाती हैं। मातुल कालिदास की कविता। फिर टहलने लगता है। न जाने कितने बड़े आचार्य को उनकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुक करके अंबिका की ओर वो देखता रहता है। इस वक्त को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं है, और तुम लोकनीति की बात कहती हो। आप एक हिरण्य शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु, यह समय इस रूप में घर जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल फिर वो क्या करने लगता है? टहलने लग जाता है। अंबिका, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ले आओ। मल्लिका उठने लगती है, परंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देख करके मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जा करके लौट आता है। मैंने कहा है, कविवर्य आचार्य आपके साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। और फिर वह रुक जाता है। सुन करके रुक करके जलते अंगारे की दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं, ऐसा कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हैं, और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे जाऊं या फिर अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास में बैठने को कहकर आया था, और ये है धुरीहीन चक्कर की तरह मेरे पीछे पीछे ही चला आया। निक्षेप, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने के लिए आया था जी। मातुल, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने के लिए यहाँ पर चले आए हो। इतना कीजिए कि कविकुल शिरोमणि जहाँ भी हों ढूंढ करके ले आइए। बाहर की ओर चल देता है। मातुल, मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है उसे जहाँ भी देखूं वहीं पर चोटी पकड़ करके चला जाता है। अब आगे देखिएगा। निक्षेप, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका, तुम कालिदास इस समय है कहाँ? परंतु कालिदास है वो इस समय कहाँ पर मिलेगा? निक्षेप, कालिदास इस समय जगदम्बा मंदिर में है। मल्लिका, आपने उन्हें देखा? निक्षेप, देखा। मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। निक्षेप, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहाँ पर जाए। मल्लिका, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? निक्षेप, मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं, इसलिए मैंने मातुल का इस समय
उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल का अपने मुँह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थितियों को समझना नहीं चाहते हैं। कालिदास हठ कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं आएंगे। अंबिका कैसी विचक्षणता है कि ये कैसी विधा है, वो क्यों नहीं आना चाहते। अब आगे देखिएगा। निक्षेप विचक्षणता, अंबिका विचक्षणता तो है, निक्षेप विचक्षणता क्या है। अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर के कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं तो और क्या है। इस प्रकार का एक कथन परीक्षा में पूछा जा सकता है। निक्षेप कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं। अंबिका मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है, वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं। अंबिका अपने स्थान से उठ करके उसकी ओर जाती है। उधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका नहीं चाहता है। एक थाली ला करके कुंभ से उनमें चावल निकालने लगती है दूसरे गड्ढे से। निक्षेप मातुल का या किसी भी अनुग्रह का हट नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। केवल एक व्यक्ति जिससे अनुरोध से संभव है वे ये हट छोड़ दें। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को और फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या फिर न छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। थाली लिए चूल्हे के निकट चली जाती है और उन दोनों की ओर पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न है वो करती है। निक्षेप कालिदास अपनी भावना में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है और जो शेष है पूर्ति प्रतिष्ठा के द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई व्यस्त नहीं हो पाती है। अंबिका तो उसमें बाधा क्या है। निक्षेप मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। निक्षेप उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा। परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिन उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी हो जाती है। वो वहाँ पर उसको भेजना चाहते हैं परंतु वो जाना नहीं चाहता है कालिदास। आगे देखिएगा। मल्लिका नहीं उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं उनके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती हैं। मल्लिका बोलती है माँ। अंबिका मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है। अंबिका मल्लिका ये एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य निक्षेप। वो निक्षेप से बात करती है। बिना ही अंबिका की ओर देखे बाहर को चल देती है। अंबिका की आंखें क्रोध से लहर उठती हैं और वो पराजय के भाव में बदल जाती हैं। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर रुका रहता है। निक्षेप क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती रहती है। जैसे टूटी सी एक चौकी पर बैठ करके थाली में चावल को मसलने लग जाती है। आंखों में आंसू उमड़ आते हैं जिन्हें वह आंचल से पोंछ लेती है और प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ में रूंधा सा एक स्वर निकलता है। अंबिका भावना ओ है। आंचल में मुंह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण यानी कम हो जाता है।
तभी डोडी के अंधेरे से अग्निकाष्ठा की लो चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठा हाथ में लिए हुए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देख करके अक्षम्बर रुक जाता है, फिर पास चला आता है। विलोम, घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया है अंबिका, या फिर तुम्हें इस समय का ज्ञान नहीं रहा। अंबिका आंचल में मुंह उठाती है। अग्नि प्रकाष्ठा के प्रकाश में उसके जो मुख की रेखाएं गहरी हैं और धसी सी दिखाई देती हैं। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका, विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम बाईं ओर से दीपक के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दूं? अग्निकाष्ठा को छू करके दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय तो नहीं है। जाकर के सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारे यहाँ आना विलोम मल्लिका से सहे नहीं है। दीपक जला करके अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है, वह लोक जीवन के संबंध में के बारे में कुछ नहीं जानती है। दीवार में बने हुए आधार से अग्निकाष्ठा तिरछा लगा देता है। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में जाऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के पास में आता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है, उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचना नहीं करना चाहती। विलोम, देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली पतली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका, मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बातें न सुन करके झरोखे के पास में चला जाता है। विलोम, राज्य की ओर से उनका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमसे सोचा तो होगा, यानी तुमने ये बात सोची तो होगी कि तुम जाओगी, शादी उनकी करोगी कि नहीं करोगी, विवाह। मल्लिका, मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। विलोम, तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य की बात है। अंबिका, मैंने तुमसे कहा विलोम तुम चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांत में अपवाद का विषय बना हुआ है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? अंबिका कुछ न कह करके आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूम करके उसके सामने आ जाता है। क्यों तुमने इतने वर्षों सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही थी? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है, और समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ करके रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है। मल्लिका को किसी का अभाव का अनुभव न हो, और आज जबकि उसके जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। अंबिका, तुम ये सब कह कर के मेरा दुख कम नहीं कर रहे विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत ही आवश्यक समझता हूँ। अंबिका, मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका का जगदम्बा के मंदिर में की ओर जाते हुए देखा। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। डोडी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती हुई नजर आती है। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देख करके मल्लिका की आंखों में क्रोध और तृष्णा का भाव उमड़ आता है, और वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हैं। कहो, आजकल किसे नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। अक्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है।
उस व्रती ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम, आज निसंदेह ही तुम छंदों का अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। अग्निकोष्ठ के पास में जाकर के उसे सहलाने लगता है। प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? विलोम, दुख? हाँ हाँ बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता है। कल बाह्य ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे कि कल सुबह सुबह यहाँ पे निकल जाओगे? कालिदास, मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ। आश्चर्य, मैं जानता हूँ कि कल ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें लौट जाना है। राजधानी के वैभव में जाकर के ग्राम प्रांतार को भूल तो नहीं जाओगे? एक दृष्टि मल्लिका पर डाल करके फिर कालिदास की ओर देखता है। सुना है वहाँ जाकर के व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएँ हैं, मदिरालय है, तरह तरह के विलास की भूमियाँ होती है राज्य में। मल्लिका के भाव में कुछ कठोरता आ जाता है। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई। यह कोई ऐसी प्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कई कुछ नहीं करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कि कालिदास के हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपाओ। अक्षण पर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अग्निकोष्ठ को के पास से हटा करके कालिदास के निकट आ जाता है विलोम। कालिदास, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत ही निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है, तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं इस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा। कालिदास, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारे प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर के उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम, मैं जानता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास होना। अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेता है। कालिदास, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति होने जो कल तक थे। मल्लिका झरोखे के पास से उधर को बढ़ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनगरलता क्षम्य नहीं समझती। विलोम, अनगरलता? अनगरल मतलब फालतू की बातें। अंबिका के निकट जाता है। कालिदास को एक पग दूरी से चला जाता है, एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनगरलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और नहीं जानना चाहती। अंदर की ओर चली जाती है। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुक करके उसकी ओर देखती है। आज तक ग्राम प्रांतार में कालिदास के साथ में मल्लिका के संबंधों को लेकर के बहुत कुछ कहा जाता रहा है। मल्लिका एक पग और आगे की ओर जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम आप? मल्लिका बोलती है। विलोम, विलोम, उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास ये स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य हैं, परंतु संभवतः कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मुड़ जाता है, मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में नहीं, उसके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। कि दूसरे घरों में भी नहीं, आप दूसरे जीवन में भी आ जाते हो।
विलोम अंधकार प्रवेश मैं क्यों अंबिका। तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता हूँ। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। अंदर चली जाती है। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम्हें बताओ, तुम्हें अपनी ये बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है। मैं उसके जीवन में अंधकार प्रवेश किया है। चलो ग्राम प्रांतार में चल करके किसी से पूछ लें। विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है, फिर अग्निकाष्ठा के पास में जाकर के उसे आधार के हाथ में ले लेता है, अग्निकाष्ठा को उठा लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि तुम्हें ग्राम प्रांतार छोड़ करके उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। विलोम उन्मुख कालिदास के मुख के निकट ले आता है। विलोम, निसंदेह है, तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा। साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा। परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा अक्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या ये उचित नहीं कि मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है। अग्निकाष्ठा का प्रकाश उसके मुंह पर पड़ने लगता है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप अपनी सीमाओं में से आगे जाकर के बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः ये अनुभव नहीं कर रहे हो कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हो, यानी आपको कोई यहाँ पर चाहता नहीं है। विलोम, ये अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुम्हें घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अग्निकाष्ठा का प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पर डालता है। विलोम आगे देखिएगा। और एक बात कालिदास से भी मैं करना चाहता था। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास को देख करके फिर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों को देखता है और डोडी की ओर चल देता है। डोडी के पास से मुड़ करके फिर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास, तुम जानते हो विलोम तुम्हारा क्या है, शुभ चिंतक है। कालिदास, ये मुझसे अधिक कौन जान सकता है कि मेरा शुभ चिंतक कौन है। विलोम के कंठ में तिरस्कारपूर्ण स्वर निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर कभी आ पहुँचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हैं। आगे की भी क्षमा मांग लेता है विलोम। व्यंग्य के साथ मुस्कुराकर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोके के पास चला जाता है। मल्लिका फिर उदास हो गए। कालिदास झरोके से बाहर देखता रहता है। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास लौट करके उसके पास से आ जाता है, मल्लिका के पास में। कालिदास, फिर एक बार सोचो, मल्लिका प्रश्न सम्मान और राज्याश्रय स्वीकार करने का नहीं है। उससे भी कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। मल्लिका, वह कौन सा प्रश्न है। मैं भी हूँ ने उसे बाहों में पकड़ के आसन पर बिठा देती है। कालिदास को, यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो न। कालिदास उसकी ओर देखता रहता है। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा करके यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकाती है और ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने के बाद से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी, परंतु संभवतः बहुत सुना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं करूँगी। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मैं हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास, चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आँखें देख सकती कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आँखें तो देखो, पूरी डबडबाई हुई हैं। मल्लिका, मेरी आँखें गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। उसके पैरों के पास बैठ करके उसके घुटनों पर कोहनियाँ रख देती है। तुम यहाँ से जाकर के मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ पर ग्राम प्रांतार में रह कर के तुम्हारी प्रतिभा का
को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते हैं, वे सामान्य की कसौटी में तुम्हारी प्रतीक्षा करना चाहते हैं। कुहनिया पर ठुडी भी रख देती है। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले और तुम गिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ कि तुम जाओ। कालिदास, तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मल्लिका शब्दों की चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे ही सोचता सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि ये ग्राम पांतार मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों में इस भूमि से जुड़ा हूँ। इन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ, यहाँ की हरियाली, हिरणों के बच्चे, पशुपाल। रुक करके मल्लिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर के मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। मल्लिका आसन पर कुहनी रखे हुए उसे टेक लगा लेती है। मल्लिका ये क्यों नहीं सोचती कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। यह है भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। कालिदास, नई भूमि सूखा भी तो सकती है, फिर टहलने लगता है। मल्लिका, कोई भी भूमि ऐसी नहीं है जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। कालिदास, और उसके जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका उठ करके उसके पास में जाती है और उसके हाथ अपने हाथ में ले लेती है। मल्लिका, ये क्यों आवश्यक है कि तुम इन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास, फिर भी कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं हो सकता। मल्लिका, मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता रहता है। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता है। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर के भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हिरण, इन सब को तुम साथ ले जाओगे और मैं तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूँगी, शिखर पर्वत पर चली जाऊँगी और उड़ करके आते मेघों में घिरा जाया करूँगी। बिजली कौनती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलकें झपका करके उसके अपने आंसू सुखाती है। लगता है वर्षा होगी। यूँ भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे उज्जैनी ले जाने के लिए। कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही हो? कालिदास पूछता है उससे कि भाई जाने के लिए कह रही हो? मल्लिका, हाँ, देखना मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूँगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने भी जाया करूँगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूँ? मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसका जो हाथ है वो छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ में वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर के उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुँह ऊपर उठाती है। अंबिका, मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है। जोरोकी के पास में जाकर के उससे सिर है वो टिका लेती है। अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चल करके विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियाँ दबाने का प्रयत्न करती हुई इसी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ गिरे हुए हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। पुनः हाथों से मुँह छिपा करके सिसक उठती है। अंबिका पास आकर के उसको अपने में सटा लेती है। अंबिका, रो नहीं मल्लिका। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है वह दुख नहीं है, ये सब सुख है माँ, सुख। अंबिका के वक्ष में मुँह छिपा लेती है और पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द है वो ऊंचा होता जाता है। इस प्रकार से देखिएगा, अपना पहला अंक पूरा हो गया है।
कल अपन दूसरा अंक पूरा करेंगे। इसी प्रकार फिर मीरा है, कुरुक्षेत्र है, वो सारा करेंगे। इसी प्रकार व्याख्याता का पूरा करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न है वो बीच बीच में मैं आपको बताता हूँ, आप लोग नोटे करते जाइए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।